नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे आईबीएस का इलाज केवल होम्योपैथी से ही पूरी तरह से संभव है। साथ में आपको उन 3 दवाइयों के बारे में भी बताएंगे जो लगभग हर आईबीएस पेशेंट अपनी कंडीशन में लक्षणों के आधार पर बिना डॉक्टरी परामर्श के अगर लेता है तो उन 3 दवाइयों से उस पेशेंट को इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। इन सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो हमेशा की तरह थम्स अप दीजिएगा और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की इमेज इम्प्रूव करते हैं। देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है हमें इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो सकता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ ऐसे सिम्टम्स या लक्षणों का एक ऐसा बंच जहां पर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो शायद एक दूसरे से लिंक्ड ना हो, जिनका कोरिलेशन ना हो, लेकिन एक मरीज के अंदर वो लक्षण उस पर्टिकुलर कंडीशन में मौजूद मिलते हैं। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पेशेंट का स्ट्रेस है, जो पेशेंट की साइकोलॉजी है, जो पेशेंट की एंग्जाइटी है, उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सारे पेट संबंधित सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब देखिए, सिम्टम्स क्या हैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आईबीएस बढ़ता है और आईबीएस क्या होता है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियोज़ हैं। दोनों वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई, जब आपके मेंटल सिम्टम्स कहीं ना कहीं प्रिडोमिनेंट हैं इस बीमारी के अंदर, और ये हर डॉक्टर बोलता है कि भाई स्ट्रेस से दूर रहिए, अगर एंग्जाइटी हो रही है तो उससे दूर रहिए, या एंग्जाइटी की दवा खा लीजिए, या ट्रैंक्विलाइजर्स दे देते हैं कि नींद की दवा खा लीजिए, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, सिम्टम्स आपके कुछ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें कोई भी डॉक्टर क्यों करता है आपके लिए? इसलिए करता है क्योंकि वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस जिम्मेदार है। अब देखिए, होम्योपैथी इसीलिए बेहतर है क्योंकि होम्योपैथी कंप्लीटली सिम्टोमेटिक थेरेपी है। सिम्टोमेटिक थेरेपी का मतलब क्या है कि हम मरीज़ की डायग्नोसिस तो एक तरफ रखते हैं, पर इलाज करते समय मरीज़ के हर सिम्टम को बारीकी से देखते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आईबीएस के 2 पेशेंट्स के अंदर लक्षण बिल्कुल सेम होते हैं, ये बहुत लगभग इम्पॉसिबल है। इसका कारण है कि मरीज़ की मनोस्थिति अलग होती है, मरीज़ के जो एनवायरनमेंट है जहाँ वो काम कर रहा है, जहाँ वो रह रहा है, घर का एनवायरनमेंट है, फैमिली का एनवायरनमेंट है, या उसके ऑफिस का एनवायरनमेंट है, सब जगह का अलग अलग होता है और हर मरीज का जो रिएक्शन होता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो अलग होता है। इसी वजह से पेशेंट के जब सिम्टम्स के हिसाब से दवा दी जाती है तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं आईबीएस के केस में। अब होता क्या है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के संग में कोई पेशेंट ज़्यादा समय तक इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं कर पाता, और मॉडर्न मेडिसिन के संग में इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि वो परेशान हो जाता है कि भाई मैं कब तक दवा खाऊं, जब तक दवा खाता हूं ठीक रहता हूं, दवा बंद कर देता हूं फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पेशेंट्स होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा आते हैं कि चलो होम्योपैथी में भी तो कोई इलाज होगा ना। तो यही इस वीडियो में बताना है कि कैसे होम्योपैथी से और बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि मैं जो आपसे बोल रहा था कि भाई क्यों होम्योपैथी से ही इलाज है, इसका कारण क्या है? हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है पेशेंट के अंदर। हमें पेशेंट की एलर्जी देखनी है कि भाई ऐसा तो नहीं किस चीज़ की वजह से आपको परेशानी हो रही हो, तो एलर्जी की दवा होम्योपैथी में है। हमें ये भी देखना है कहीं किसी दवा को ज़्यादा खाने की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आई है, उसकी दवा भी होम्योपैथी के अंदर है। अगर मेंटल कंडीशंस हैं, कोई साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, मन में कुछ बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल चलती रहती है, घबराहट रहती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, नींद नहीं आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से निकल नहीं रही हैं, मेंटल रेस्टलेसनेस चल रही है, तो इन सब चीज़ों को भी होम्योपैथी में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और फिर बाद में पेट के रोग कि भाई पेट संबंधित क्या क्या परेशानी है, इंडाइजेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हार्टबर्न हो रहा है, बर्पिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए, ओनली एंड ओनली होम्योपैथी ही एक ऐसी साइंस है जो इन चारों पैरामीटर्स को एक साथ कवर करते हुए मिनिमम मेडिकेशन में पेशेंट को ठीक कर सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ होम्योपैथी ही आईबीएस के पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर सकती है।
अब देखिए वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, ऐसा नहीं है वीडियोस नहीं है, पर बात क्या है, लोगों का समझाने का तरीका कुछ ऐसा है कि वो मरीज़ को वो नहीं समझा पाते जो मरीज़ सुनना चाहता है। अब चलिए सुनने की कोशिश करिए। आप आईबीएस के पेशेंट हैं, आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि सर मुझे होम्योपैथी से दवा दे दो, तो मेरे पास क्या तरीके हैं, या तो मैं आपको बिल्कुल क्लासिकल वे में दवा दूं कि मैं आपके सारे सिम्टम्स लूं, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से आपको मैं एक दवा दूं और वो दवा आप लें और इसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे कि आप पहले के मुकाबले कितने बेटर होते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से पेशेंट्स में कई बार बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आते हैं और कई बार रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी डिले भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये कोई जो एक तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है और यही होम्योपैथी का सही तरीका भी है, बिल्कुल क्लासिकल तरह से, पर कुछ पेशेंट्स इसको बियर अप नहीं कर पाते। अब जो दूसरा तरीका है होम्योपैथी में वो क्या है, जो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, एडवांस होम्योपैथी। एडवांस होम्योपैथी में क्या है, हम वही क्लासिकल तरीका लेंगे, हम आपके सारे लक्षण लेंगे, सारे सिम्टम्स लेंगे। हमारे लिए आपकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूट्यूब कमेंट से पूछेंगे मुझे IBSSR दवा बता दीजिए, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भैया मुझे लक्षण चाहिए ना, डिटेल चाहिए, मुझे आपका एक एक लक्षण की वैल्यू है। ऐसे में क्या होगा, अब मरीज क्या चाहता है कि भाई मेरे को ये जो पेट संबंधित प्रॉब्लम्स है ना, इसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए। क्या कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, वही जो हम आपको वीडियोस में बता चुके हैं कि भाई किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डायरिया है, किसी को इंडाइजेशन है, किसी को हार्ट बर्न है, मतलब मल्टीपल सिम्टम्स है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पेट सही होके नहीं दे रहा है। कुल मिला के बात ये है। अब मरीज़ क्या चाहता है, मुझे इस प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एडवांस होम्योपैथी में मैं कुछ दवाइयाँ ऐसी दूंगा जिससे कि पेशेंट की प्रेजेंट सिम्टम्स, यानी जो प्रेजेंट में पेशेंट को पेट संबंधी रोग हो रहा है, उस रोग को, उस कंडीशन को, उस सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, उससे इंप्रूवमेंट पेशेंट को देने के लिए कुछ दवाई तो मैं दूंगा, वो 1 या 2 मेडिसिन एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन साथ में मैं उसके ओवरऑल पिक्चर को, उसके ओवरऑल इंडिविजुअल कैरेक्टर को, वो बेसिकली एज अ पर्सन कैसा है और परिस्थिति में, कंडीशन में उसके ऊपर कितना असर पड़ा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी दवा दूंगा। तो क्या है, मैं डुअल पॉलिसी से दवा दूंगा। मैं पेशेंट के सिम्टम्स पे भी दवा दूंगा, जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स हैं उस पर भी दवा दूंगा, उन्हें भी ठीक करने की कोशिश करूंगा, संग में क्लासिकल तरह से भी ठीक करने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि टेम्परेरली जो पेशेंट इंप्रूवमेंट चाहता है वो भी मिलेगा और जो लॉन्गर रन में पेशेंट इस बीमारी से पीछे छुड़ाना चाहता है वो भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। इसके साथ में हम डाइट पे भी बात करेंगे। हर मरीज़ के हिसाब से डाइट अलग होती है, हर मरीज़ के हिसाब से मैनेजमेंट अलग होता है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में भी बात कर चुका हूँ कि जब आप हमारे पास आएंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले प्रायोरिटी में, कि कहीं पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। बिकॉज एलर्जी में क्या होगा, पेशेंट को जैसे ही कोई चीज़ से एलर्जी होगी, उससे पेट संबंधित प्रॉब्लम उस चीज़ को खाने के बाद बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप हो जाएंगे और वो जो फ्लेयर अप होगा ना, उस कंडीशन को सडनली कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, उसमें मरीज़ को कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। इसलिए मुझे वो एलर्जिक फैक्टर सबसे पहले चाहिए। दूसरा, मुझे चाहिए मेडिकेशन की हिस्ट्री कि भाई आपने आज तक क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं। आप विश्वास मानिएगा, जब IBS के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ये मोटी मोटी फाइलें लेके आते हैं, बहुत सारी दवा खा के आते हैं और बहुत तरह की दवा खा के आते हैं। उसकी वजह से आधे समय तो प्रॉब्लम ये होती है कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स पेशेंट के पेट संबंधित परेशानियों में दिखाई देने लग जाते हैं और जो ओरिजिनल उनकी बीमारी की पिक्चर है वो दिखाई नहीं देती। इसलिए हमें पूछना पड़ता है कि भैया पहले क्या होता था तुमको और तुम्हें अब क्या हो रहा है, और फिर हमें वो दवाइयाँ देखनी पड़ती हैं जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं। उनमें से जिन दवाइयों की नीड नहीं है या बहुत समय से चल चुकी हैं, या आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा चुके हैं, या बहुत ज़्यादा एंटी एलर्जिक्स खा चुके हैं, या फिर आप बहुत जो लैक्सेटिव्स थे आपने ज़्यादा खा लिए हैं, या कुछ भी तरह की आपने दवा खाई है। कई बार तो ऐसा होता है पेशेंट एंटी हेलमिंथिक्स लेके आते हैं बहुत सारी, मतलब इतनी ज़्यादा कीड़े की दवा खा लेते हैं कि भाई परेशानी होने लग जाती है। तो उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन, दिन भर काढ़ा पी रहे हैं, उससे पेट में खोला उठ रहा है उनके, उसके अलावा और भी बहुत सारी चूरन खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो होता क्या है, ओवरडोजिंग ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एज वेल एज ओवर मेडिसिन ऑफ नेचुरल मेडिसिन जो कि आयुर्वेद में होती है। अब क्रूड ड्रग्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, तो क्रूड ड्रग से परेशानी होगी पेशेंट को। तो हमें वो हर चीज़ सिम्टम चाहिए कि भैया कौन कौन सी दवाइयाँ आप खा रहे हो, तो जो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है वो दवाइयाँ बंद करानी पड़ेंगी। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के हिसाब से उन्हें हटाएंगे, जब हटाएंगे तब ट्रू पिक्चर निकलेगी कि भाई अब इस समय दिक्कत क्या है। ठीक है, अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमें देखना, पेशेंट के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब हम चाहते हैं कि आप हमसे खुल के शेयर करें,
हमें खुल के बताएं कि भाई एग्जैक्टली आपको परेशानी क्यों हो रही है, आपका मन इतना विचलित क्यों है, नींद आपको क्यों नहीं आ रही है, मेंटल रेस्टलेसनेस है तो है क्यों, आपके मन के जो उथल पुथल है वो आपके मन के विचार हैं आप शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर अगर मन में रख रहे हैं तो इतना क्यों कुढ़ रहे हैं, आखिर ऐसा कौन सी परिस्थिति है को जो आपके मानसिक परेशानियों को बढ़ा दे रही है, वो कौन सी कंडीशन है जिससे आपको तकलीफ हो रही है। और मेंटल सिम्टम्स, जब आपके कोई परेशानी आती है, मन में कुछ विचार आते हैं तो उसके बाद आपके पेट पर कितना फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, हमें ये सारे सिम्टम्स चाहिए आपके। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, सेरोटोनिन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और कॉर्टिसोल के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप मन से विचलित हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, इन टर्न आपका आईबीएस बढ़ जाएगा। साथ में अगर आप खुश हैं तो सेरोटोनिन बढ़ेगा और आपके आईबीएस की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो हमें इन दोनों का भी ध्यान रखना है। तो हमें सोचो कितना डेटा एक होम्योपैथिक डॉक्टर को चाहिए अगर वो कायदे से एक आईबीएस के पेशेंट को ठीक करने की ठान ले और उसे ठीक करने के लिए वो मेहनत करना चाहता है, तो ये सब डेटा चाहिए। और जब इतना सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा तो सोचो दवा कितनी बढ़िया निकलेगी और वो दवा कितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। ये बात आप खुद सोचने की कोशिश करिए। जो मैं 3 दवाइयाँ बताने वाला हूँ ना, ये दवाइयाँ कोई अपने वीडियोस में ज़्यादा शेयर नहीं करता क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि आप सही हो पाएँ। होम्योपैथी में भी बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि आपको वो दवा पता चले जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो 2 दवाइयाँ, जो 3 दवाइयाँ, उनमें से पहली दवा है एगल फोलिया और एगल मार्मेलॉस। दोनों दवाइयाँ एक ही चीज़ से बनी हैं, यानी बेल के पेड़ से बनी हैं। एगल फोलिया बनी है बेल की पत्तियों से और एगल मार्मेलॉस बनी है बेल का जो फल है उसके अंदर जो गूदा होता है उससे बनी है एगल मार्मेलॉस। दोनों लगभग एक तरह से काम करती हैं। किन सिम्टम्स पे काम करती हैं? जब आपको इंडाइजेशन संबंधी सिम्टम्स हों कि पेट आपका फूल गया है, फ्लैटुलेंस आपको आ रही है, पॉटी प्रॉपरली नहीं आ पा रही है, आपको डकारें ज़्यादा आ रही हैं, हार्ट बर्न हो रहा है, ऊपर को एसिडिटी जा रही है, वाटर ब्रैश हो रहा है, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आ रहा है, आपको थकान कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रॉपरली आप मल त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया हो रहा है, और अगर आपको डायरिया हो जा रहा है तो उसके संग में डिजेंट्री भी आ जा रही है, यानी म्यूकस भी आ रहा है आपको डायरिया के संग में, मोशन जो आ रहे हैं चाहे लूज आए चाहे सॉफ्ट आए, म्यूकस के आपको उसके संग में आ रहा है, म्यूकस का कलर कैरेक्टर बदल बदल के आ रहा है, और कभी कभी तो इतना दिक्कत होती है कि पेशेंट को ब्लीडिंग तक आ जाती है, डिजेंट्री तक हो जाती है, और शायद उसके संग में आपको अमीबिक डिजेंट्री हो रही हो या बैसिलरी डिजेंट्री हो रही हो, या आपको हो सकता है कोई टाइफॉइड का इन्फेक्शन पहले हुआ हो जिसकी वजह से आपको कोलाइटिस जैसे सिम्टम्स आ रखे हों। तो इस तरह की हर कंडीशन को सॉल्व करने की एक बहुत ही अच्छी दवा है एगल फोलिया और एगल मार्मेलॉस। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसका नाम है कालमेघ, यानी एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा। अभी देखिए ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं चमत्कारी सी दवा आप कह सकते हो उसको, लिवर कंप्लेंट्स के लिए। लेकिन ये लिवर कंप्लेंट्स में तो फायदा करती ही है, साथ में आईबीएस के सिम्टम्स में भी बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देती है। कब? जब पेशेंट को ऑल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो। सबसे पहले अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है चाहे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हो क्या रहा है, पेशेंट को बार बार अर्जिंग हो रही है, अर्जिंग टू गो फॉर स्टूल, और जैसे ही अर्जिंग हो रही है पेशेंट मोशन के लिए जा रहा है, थोड़ा सा स्टूल पास हो जा रहा है हल्का सा, जब पास हो रहा है तो बदबूदार पॉटी के संग में पास हो रहा है, और वो जो बदबू आ रही है आप उसका कैरेक्टर अगर स्टूल का समझने की कोशिश करेंगे तो अगर लूज स्टूल है तो बिल्कुल पीले जैसा है, हल्का सा फटा फटा सा, और अगर हार्ड स्टूल है तो बिल्कुल काला सा है, और संग में पेशेंट को इस समय थकान बहुत हो रही है, कमजोरी बहुत हो रही है, पड़े रहने का मन कर रहा है, पेशेंट हिल नहीं पा रहा है, और जो भी खा रहा है उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है बस मैंने अभी खा लिया है, पेट में पड़ा हुआ है, वो पचेगा नहीं क्योंकि इसीलिए मुझे कमजोरी आ रही है, क्योंकि पच नहीं रहा है इसलिए अब उसके दिमाग में आ गई है कि भाई खाना नहीं पचा इसलिए मुझे कमजोरी आ रही है। तो ये ऐसे लक्षण अगर आपको हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए कालमेघ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अब देखिए जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है दैट इज कैरिका पपाया। अब देखिए कैरिका पपाया हम कब देते हैं? कैरिका पपाया हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने बहुत इस्तेमाल करी है डेंगू के केसेस में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन ये आईबीएस की भी इक्वली इंपॉर्टेंट दवा है। कब ये इस्तेमाल होती है? जब होता है इंटॉलरेंस टू मिल्क। आप सपोज करो लोग दूध पीना पसंद करते हैं और आपको दूध पीने से ही परेशानी होने लग जाए, आपको एसिडिटी के लक्षण बहुत ज़्यादा हों, आपको इंडाइजेशन जो हो रहा है वो भी हो, आपको वाटर ब्रेश आ रहा हो, खाना ऊपर को आ रहा हो, दूध पीने से आपकी परेशानी बढ़ जा रही हो, दूध तो आपको पच ही नहीं रहा हो किसी भी फॉर्म में, और अगर आपने हल्का सा भी दूध से बनी कोई चीज़ खा ली तो फ़ौरन कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, और अगर ज़रूरी नहीं है दोनों में से कभी कभी ऐसा भी होता है पेशेंट को कि सुबह पेशेंट को डायरिया आ रहा है, उसके बाद पेट सडनली आपने कोई दवा खा ली, पेट बंद गया और रात में कॉन्स्टिपेशन हो गया, मोशन ही नहीं आया।
कमजोरी इतनी कि बेड से उठने की इच्छा नहीं कर रही है, पड़े हुए हैं, बिल्कुल आंखों के नीचे काले से गड्ढे हो गए हैं, शरीर जो है लेथार्जिक होता जा रहा है और वेट लूज हो गया है, वेट गेन नहीं कर पा रहा पेशेंट। तो ऐसी कंडीशन में कैरेका पपाया बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपने पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया और आपको दिख गया कि पेशेंट का लिवर इनलार्ज हो रखा है या पेशेंट की स्प्लीन इनलार्ज हो रखी है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है लेकिन पेशेंट को इन सब डाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स के संग में फीवर आ रहा है और फीवर उसका उतर नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टाइफाइड हो गया होगा, पर एक्चुअली रिपोर्ट्स में टाइफाइड भी नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कैरेका पपाया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी थी आप उससे संतुष्ट होंगे, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि भाई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा लीजिए, आईबीएस का प्रॉपर तरह से कराइए, आपको हमेशा रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे और साथ में डाइट और मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तो हमेशा आईबीएस से आप दूर हो जाएंगे और हो सकता है हमेशा के लिए आईबीएस भी आपसे दूर हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरी बात अगर समझ में आई होगी तो आप थम्स अप ज़रूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हम मिलकर होम्योपैथी की इमेज इंप्रूव कर पाएँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।